हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रोसेस पढ़ी थी, उसकी मेरिट्स पढ़े थे। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड के डिमेरिट्स पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इसे नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, इसे रिफॉर्म्ड मेथड भी कहा जाता है। इसमें टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, यानी इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इसमें डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है जो कि हमारी टारगेट लैंग्वेज है। अब देखिए, हमने इसकी प्रोसेस पढ़ चुके, इसकी मेरिट्स पढ़ चुके और आज इसके डिमेरिट्स पढ़ेंगे। डिमेरिट्स, द फर्स्ट वन इज रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस नहीं। इसमें रीडिंग और राइटिंग पे फोकस नहीं होता, इसमें केवल लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस होता है। ग्रामर पर फोकस नहीं, अब इसमें ग्रामर पर भी फोकस नहीं होता, केवल लेसन्स में जो ग्रामर के कुछ एक एक्सरसाइज होती हैं, टीचर बस वही पढ़ाता है, अलग से इसमें बुक ग्रामर के लिए प्रोवाइड नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड यूज होते हैं जो कि हर प्रत्येक स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये खर्चीला माना गया है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया जाता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है बच्चों को, उसका वर्ड मीनिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा के बताया जाता है, तो यह एक खर्चीला मेथड माना जाता है, एक्सपेंसिव माना जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसलेशन को इग्नोर करता है। सॉरी, ये ट्रांसलेशन की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, TRANSLATION होगा, तो ट्रांसलेशन को इग्नोर करता है। इसमें ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं होता, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिन्हें बच्चे समझ नहीं पाते, स्पेशली कुछ वीक बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, वो प्रत्येक चीज़ को इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पाते, जिससे कि उन्हें नुकसान होता है। तो ये क्लेवर स्टूडेंट्स, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को बेनिफिट होता है इससे। कुछ जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है इस मेथड से, क्योंकि इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेशन को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, इसमें मदर टंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट इज ओवर क्राउडेड क्लासेज में उपयुक्त नहीं। ओवर क्राउडेड क्लासेज में ये उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स यूज हो रहे हैं और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो अब प्रत्येक बच्चा एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकता, क्योंकि एक लिमिट होती है पीरियड, एक पीरियड में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जा सकता, तो ये ओवर क्राउडेड क्लासेज में उपयुक्त नहीं है। टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। नेक्स्ट है इंडियन स्कूल्स में उपयुक्त नहीं। अब इंडियन स्कूल्स में इसे उपयुक्त नहीं माना जाता डायरेक्ट मेथड को। नेक्स्ट है नीड्स स्किल्ड टीचर्स, इसमें स्किल्ड टीचर यानी क्वालिफाइड टीचर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि हम इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे टीचर्स इंग्लिश में इतने क्वालिफाइड नहीं होते, इतनी कमांड नहीं होती, तो इसमें स्किल्ड टीचर्स की आवश्यकता होती है, तो ये इसकी एक डिमेरिट मानी जाती है। डज नॉट सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इन लार्ज क्लासेज। अब यदि क्लासेज लार्ज हैं, स्टूडेंट्स बहुत अधिक हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता टीचर, क्योंकि एक 45 या 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें एक एक बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा सकता। यदि इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, तो टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता, ऐसा माना जाता है, तो इसे इसकी डिमेरिट मानी जाती है। नेक्स्ट है ओनली द क्लेवर स्टूडेंट्स कैन प्रॉफिट बाय दिस मेथड। क्लेवर स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट होगा, क्लेवर स्टूडेंट्स ही इस मेथड से प्रॉफिट होता है कि क्लेवर स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो इंग्लिश टू इंग्लिश सीख पाते हैं, उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, तो ये क्लेवर स्टूडेंट्स यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए उपयुक्त माना जाता है, उनके लिए सही माना जाता है। लेक ऑफ ट्रेंड और स्किल टीचर्स, हम पढ़ चुके हैं कि आमतौर पे देखा जाए तो इंग्लिश में ऐसे ट्रेन टीचर्स या स्किल टीचर्स कम मिलते हैं जिनकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड हो। ठीक है, तो ये थे इसके डिमेरिट्स। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलो, डायरेक्ट मेथड, इसे नेचुरल मेथड कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सीधे सीधे लिख दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस, डायरेक्ट मेथड इसे नेचुरल मेथड कहा जाता है। सेकंड, इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई। थर्ड, प्रिंसिपल इसकी जर्मनी से आए। फोर्थ, यूनिट इसकी सेंटेंस है। फिफ्थ, ग्रामर इंडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है।
इंडक्टिव मेथड क्या होता है? एग्जाम्पल्स टू रूल्स, पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उसके बाद रूल। मेन फोकस, 7th पॉइंट, मेन फोकस ज़्यादा इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पे। 8th पॉइंट, टीचिंग इन टारगेट लैंग्वेज, इससे टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश। नेटिव लैंग्वेज, 9th पॉइंट, नेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता, यानी मातृभाषा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। 10th पॉइंट, एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क, इसमें ओरल वर्क यानी मौखिक ओरल वर्क पे एम्फेसिस होता है, फोकस होता है। स्पीच यानी स्पीकिंग पे, स्पीच पे, ताकि स्पीच में फ्लुएंसी है, स्पोकन में। प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है, अब इससे प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण इम्प्रूव होता है, क्योंकि इसमें स्पीकिंग होती है, बहुत अधिक एक्टिविटीज होती हैं। स्पोकन कन्वर्सेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, क्लास इंटरेक्शन, तो प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है। 12th पॉइंट इज AV एड्स यूज, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज होता है। 13 पॉइंट इज टीचर स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है। 14th इज न्यू वर्ड्स मीनिंग और आर टॉट बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस। अब देखो इसमें जो न्यू वर्ड्स होते हैं यानी वोकेबलरी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाया जाता है, टीचर लाइव ऑब्जेक्ट दिखा के उनका अर्थ बताता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज रिफॉर्म्ड मेथड, अब डायरेक्ट मेथड को रिफॉर्म्ड मेथड भी कहा जाता है। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला मेथड पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।